राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में कि जो नेशनल मूवमेंट है स्टार्ट कैसे हुआ। जब नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था विद नेशनल अवेकनिंग। अगर नेशनल अवेकनिंग का इतिहास देखें तो नेशनल अवेकनिंग आपका स्टार्ट हुआ था विद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था वहां से नेशनल अवेकनिंग का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो सोचियो, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को देखें जहां पर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, द नेशनल मूवमेंट इफ यू सी इट स्टार्टेड विद नेशनल अवेकनिंग which came via the socio-religious reforms, number one. Number two, emergence of the middle class. Number three, understanding of economic consequences of British rule. So three important part of the national movement is कि कैसे राष्ट्रीय चेतना का, पहले क्या हुआ, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब इसको अगर ऑप्शन ए बी सी में रखे तो आप कर सकते हैं। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तीन महत्वपूर्ण चीज थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस था, ये तीन चीज हो गए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, emergence of middle class and understanding of the economic consequences of the British rule. जो political awareness थी of educated class, it gave the birth to the concept of nationhood. Nationhood के concept का birth किसने दिया? The political awareness of the educated class. जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो रही थी, इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के कारण वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फाउंडेड, पर्टिकुलरली इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। जो आपके मद्रास, कलकत्ता और बंबई था, यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो रही थी। ये फॉर्म क्यों हो रही थी? इट वॉज फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द इंडियन, द इंग्लिश एजुकेटेड क्लासेस to plead for more or less common program of the political progress। जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस के प्रोग्राम थे उनके लिए ये फॉर्म की जा रही थी। अगर हम बेसिकली देखें तो आधारभूत रूप से मॉडर्न इंडियन नेशनल रोज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। जो मॉडर्न इंडियन नेशनल था इसका आरंभ हो रहा था कि जो जो फॉरेन डोमिनेशन का चैलेंजेस है इसके सामना करने के लिए the conditions of British rule helped the growth of national sentiments among the Indian people। जो ब्रिटिश रूल का जो कंडीशन था, जिस तरह से ब्रिटिश शासन चल रहा था, इस ब्रिटिश शासन के कारण नेशनल सेंटिमेंट्स हमारे भारतीयों में जम ले रहा था। द रूट ऑफ द मैटर ले इन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट of Indian people and with the British in India। दूसरा बात क्या आ गई? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया किसके किसके बीच में? इंडियन पीपल में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश ने इंडिया को जीता, उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड दे रूल्ड इट primarily with the purpose of exploitation of natural resources and to earn maximum profit from the Indian territory। For that reason, subordination of Indian people was mandatory। एक सवाल हो क्या हो गया कि इंडियन पीपुल का सबॉर्डिनेशन आवश्यक क्यों हो चुका था? क्यों आवश्यक था कि भारतीय लोगों का सबॉर्डिनेशन किया जाए? क्या बगैर भारतीय लोगों का सबॉर्डिनेशन किए वह भारत में शासन नहीं कर सकते थे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब जिसका जवाब हमको ब्रिटिश शासन के पूरे साम्राज्य में और पूरी कार्रवाई में देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास को देखें, अगर हम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास को देखें
तो भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास जो है वह प्राइमरली ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश लोगों की इच्छा के लिए चलाया गया था। अब इंडियंस ने इसको ग्रेजुअली रियलाइज करना शुरू कर दिया कि देयर इंटरेस्ट वेयर बीइंग सेक्रीफाइस्ड तो दोज ऑफ लंका शायर मैन्युफैक्चरर्स। जो लंका शायर के कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों के इंटरेस्ट को दबाया जा रहा था। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट lay in the fact that increasingly British rule became the major cause of India's economic backwardness. Major cause of India's economic backwardness. इंडिया के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक मेजर कॉज होता जा रहा था। इंडियन ने इसको रियलाइज किया कि देयर इंटरेस्ट आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू दोज ऑफ लंकाशायर मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर डोमिनेंट ब्रिटिश इंटरेस्ट एट द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधार था, इसका जो स्थापना थी, इस बात में थी कि इंक्रीजिंगली rule became the major cause of India's economic backwardness. Every class, every citizen, everyone, सारे क्लास, सारे सिटीजन, सब लोग इस बात को समझने और स्वीकार करने लगे थे कि जो भारत का जो इंटरेस्ट सहित है वो फॉरेन डोमिनेशन में, फॉरेन के हाथों में वह सफर कर रहा है। पीजेंट ने क्या देखा? अगर अब देखिए जो वर्क वाइज द पीजेंट सॉ दैट द गवर्नमेंट took away the large part of their produce as land revenue. जमींदार और लैंडलॉर्ड क्या देख रहे? जमींदार and landlord merchants and money lender who cheated and exploited him in diverse ways and who took away his land from him. The British Raj, the police, the court and the official favored these persons who are exploiting the common people. तो जो ब्रिटिश का और बड़े लोगों का एक जो संगठन बन चुका था, उसमें जो उनकी ब्रिटिश की जो एजेंसी थी, पुलिस की कोर्ट थी, वह उन जमींदारों का सपोर्ट करती थी। ब्रिटिश राज, पुलिस और कोर्ट सब के सब उनको सपोर्ट करती थी। वो जो हमारे देश के किसानों को पूरी तरह से लूट रहे थे। लैंड रेवेन्यू रिमेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। जो लैंड रेवेन्यू रुपीज 19.67 करोड़। अब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कैसे हुई? रुपीज 19.67 करोड़ जो लैंड रेवेन्यू था, जो 1881-82 में 91.67 करोड़ रुपीज था, वह 190102 में 190102 में जो 19.6 करोड़ था, वह 1902 में बढ़ के 23.99 करोड़ हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह तब हुआ जब बहुत ज्यादा वहां फेमिन थी, डिवेस्टेटिंग फेमिन थी, अकाल पड़ा हुआ था। यह नेशनलिस्ट को दिमाग दे रहा था। जिस अकाल समय में लैंड रेवेन्यू कम किया जाना चाहिए, उन्होंने जबरदस्ती और लैंड रेवेन्यू उन्होंने वसूल किया। A new increasing important factor from 1870s and 1880s 1870 और 1880 के दशक में एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह था, टाइटनिंग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर और फॉरेस्ट जोन्स फॉर द रेवेन्यू पर्पसेस। दूसरा क्या हुआ? 1870-80 के दशक में, 1870s and 1880 80 के दशक में जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट पर कंट्रोल, टाइटनिंग कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट जोन था उस पर टाइटनिंग कंट्रोल किया गया फॉर रेवेन्यू पर्पसेस। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या हुआ? जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन था, which requires no plow, no animals, therefore was often essential for the survival of the poorest in rural society.
was banned or restricted in the reserve forest for 1861. 1861 के बाद कानून का फिर चलने लगा। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था वह उन इलाकों के गरीब लोगों के जीवन का एक आधार था जिस पर बैन लगाया जाने लगा। तो 1861 के बाद से इस बात का अटेम्प्ट किया जाने लगा कि फॉरेस्ट वेल्थ को जो कॉलोनियल पावर है, ब्रिटिश एम्पायर है, वह उसको अपने कंट्रोल में ले ले। मेड टू मोनोपलाइज फॉरेस्ट वेल्थ थ्रू द यूज ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग फैसिलिटीज। जो टिम्बर और ग्रेजिंग फैसिलिटीज थी उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल रिस्पॉन्स था इसका क्या हुआ, इसके कारण जो ट्राइबल रिस्पॉन्सेस थे, जिसमें इंक्लूड क्या क्या था, जो ट्राइबल रिस्पॉन्सेस थे, जो लोगों के वहां पर असंतोष थे, वो लगातार वायलेंट आउटबर्स्ट कर रहे थे। एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ इंटरनल रिलीजियस एंड सोशल कल्चरल रिफॉर्म। तो जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म था, जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म था, और जो लोगों के वहां पर दो चीज हो रही थी। एक तो क्या हो रहा था कि जो ट्राइबल थे, ट्राइबल का जो मूवमेंट है वह आउटबर्स्ट कर रहा था, और वहां पर इंटरनल सोशियो रिफॉर्म चल रहे थे। अब उसके बाद दूसरा देते हैं आर्टिजन। एक क्या हो गया, किसान, ट्राइबल। थर्ड आते हैं आर्टिजन और जो हैंडीक्राफ्ट के लोग थे। दिस सारे फॉरेन, जो फॉरेन सिस्टम है क्या है, वो हेल्प कर रहा है फॉरेन कंपटीशन को, और वो रूइन कर रहा है भारतीय परंपरा को, भारतीय कार्य पद्धति को। उनको रिहेबिलिटेट करने का किसी भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। 20वीं शताब्दी में, लेटर 20th सेंचुरी, द वर्कर्स इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, mines and plantations found that in spite of lip sympathy, the government sided with the capitalists, especially the foreign capitalists. So it was realized that the growing unemployment could be checked only by rapid industrialization, which only an independent government bring about it. 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो मॉडर्न फैक्ट्रीज के वर्कर्स थे, माइंस थे, प्लांटेशन के थे, उन्होंने ये पाया कि सरकार कुछ नहीं कर रही उनके हक में। सरकार कैपिटलिस्ट के साथ खड़ी हो रही, खासकर जो विदेशों के कैपिटलिस्ट हैं। उन्होंने इस बात को समझना शुरू किया कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का के समाप्त होने का एक ही रास्ता है कि हमारी अपनी सरकार देश में स्थापित हो। जो राइजिंग इंटेलिजेंसिया था, जो एक उभर रहा बौद्धिक वर्ग था, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, वह अपने जो न्यूली एक्वायर्ड मॉडर्न नॉलेज था उससे वह समझने की कोशिश कर रहे थे जो देश की दयनीय इकोनॉमिक और राजनीतिक अवस्था मौजूद थी। Those who had earlier, as in 1857, supported the British rule in the hope that, though aligned it would be, they may modernize and industrialize the country, were gradually disappointed. जो 1857 की क्रांति में इस आशा से ब्रिटिश शासन के साथ थे तो भारत को आधुनिकीकरण की ओर ले जाएंगे, भारत को एक मशीनीकरण की ओर ले जाएंगे, औद्योगिकरण की ओर ले जाएंगे, वह पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए। फॉरेन एडवेंचर एंड आर्मी एक्सपेंशन, जो फॉरेन जो कहते हैं ब्रिटिश शासन विदेश में अपना एडवेंचर कर रहा था और जो वो आर्मी में विस्तार कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द इंडियन एक्सचेकर। यह भारतीय वित्त के ऊपर एक दबाव बना रहा था। फ्रॉम 1873 ऑनवर्ड्स, 1873 के बाद से बर्डन ऑन इंडियन एक्सचेकर was greatly enhanced by rapid depreciation of silver rupee in terms of gold। 1873 के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1873 के बाद, after 1873, burden on Indian exchequer was greatly enhanced by rapid depreciation of rupee in terms of rupee। जो
रूपी का डिप्रिशिएशन हो रहा था, रूपी डिप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सोने की तुलना में, सोने के मूल्य की तुलना में भारत के रुपए की हालत खराब हो रही थी। तो 1873 के बाद से जो रुपए का मूल्य था वह सोने की तुलना में लगातार गिर रहा था, और एक बिग पार्ट इंडियन एक्सपेंसेस हैड टू बी पेड इन स्टर्लिंग। जो एक बड़ा भाग था इंडियन एक्सपेंसेस का, वह स्टर्लिंग में उसका पेमेंट हो रहा था। स्टर्लिंग एक मुद्रा थी, स्टर्लिंग में इसका पेमेंट हो रहा था। कैसे? जो हमारे पेंशन थे ब्रिटिश सिविल ऑफिसर्स के, जो कॉस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो खर्चा था वो कौन उठा रहा था? भारत उठा रहा था। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें थी: पेंशन ऑफ ब्रिटिश सिविलियंस एंड आर्मी ऑफिशियल्स, cost of the Secretary of State establishment, and interest on the India's debt, and other items going into the so-called home charges. जब भारत जब जब रुपए की कीमत गिर रही थी सोने की तुलना में, यह अर्थव्यवस्था का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। अगर आपके रुपए का अवमूल्यन हो गया, तो आप जब उस अवमूल्यन के रुपए के होने के बाद अगर आपको कोई चीज बाहर के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको महंगी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चूंकि इंडिया की रूपी का डिप्रिसिएशन हो रहा था और आप बहुत बड़ी आमद खर्च कर रहे थे स्टर्लिंग में, जिसमें क्या क्या थे? पेंशन टू द ब्रिटिश सिविलियंस एंड आर्मी ऑफिशियल्स, कॉस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, इंटरेस्ट ऑन द इंडिया डेट, जो भारत में ऋण लिया था उस पर इंटरेस्ट, एंड अदर आइटम गोइंग इनटू द सो कॉल्ड होम चार्जेस। ये सारे के सारे पेमेंट किसमें हो रहे थे? स्टर्लिंग में हो रहे थे, और रुपए का मूल्य का अवमूल्यन हो चुका था। इससे भारतीयों ने क्या रियलाइज किया कि जो ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया है, इट इज गाइडेड बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एट होम। जो ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट है उनके द्वारा ये पॉलिसी गाइड हो रही है। इसका उस पॉलिसी का एक सीधा सा लक्ष्य क्या है? दे वांटेड द कंट्री इकोनॉमिक बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड, एंड चेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्टिव फोर्सेस। और वो अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रोडक्टिव फोर्सेस को कमजोर कर रहे हैं। पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस, they found that the British had abandoned all previous pretensions of guiding India towards self-government। जो हमारे राजनीतिक शैक्षिक लोग थे, उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन ने वो सारी चीजों का जो एक दावा किया करते थे, वो सब गलत साबित हो रहा है कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट की ओर लेके जाया जाएगा। भारत को सेल्फ गवर्नमेंट की ओर लेके जाने का कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली डिक्लेयर दैट ब्रिटिश वेयर इन इंडिया। जो जो ब्रिटिश है वो भारत में रहने के आए हैं, यहाँ से वो जाएंगे। गवर्नमेंट वॉज इंक्रीजिंगली restricting the freedom of speech, freedom of press, freedom of the people, and they openly declared that Indians to be unfit for democracy or the self-government. In the field of culture, the rulers were increasingly taking negative and even hostile attitude towards higher education and spread of modern ideas. The rising Indian capitalist class too gradually saw that it was suffering at the hands of the imperialism। जो उभर रहा पूंजीपति वर्ग था, वह देख रहा था कि साम्राज्यवाद के हाथों उनका अहित हो रहा। इट्स ग्रोथ वॉज, जो इनकी ग्रोथ है, इट वॉज सिवियरली चेक। द ग्रोथ वॉज सिवियरली चेक बाय द ट्रेड टैरिफ, टैक्सेशन एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार की जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी,
ट्रेड टैरिफ की, टैक्सेशन की, ट्रांसपोर्ट की, वह इनके विकास के रास्ते में रोड़ा अटका रही थी। द पॉलिसीज ऑफ रेशियल डोमिनेंस and discrimination appalled and aroused every thinking and self-respecting Indians to whichever clause he might belong. जो पॉलिसीज थी, जो रेशियल डोमिनेंस था, जो डिस्क्रिमिनेशन एक भेद था, यह इनको लगातार उत्तेजित कर रहा था, चाहे वो जिस क्लास के या जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं। The foreign character of British rule, the foreign character of British regime in itself produced nationalist reaction, since foreign domination invariably generate patriotic sentiments in the hearts of the subject people. जो एक विदेशी चरित्र था, ये सामान्यतः राष्ट्रवादी तत्वों के अंदर एक उत्तेजना भर देता है। Therefore, it was a result of the intrinsic nature of foreign imperialism and of its harmful impact of the lives of Indian people that a powerful anti-imperialist movement which arose and developed India. तो इसलिए जो फॉरेन इंपीरियलिज्म का जो नेचर था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरित्र था, उसने एक महत्वपूर्ण और सशक्तिपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। अगले सवाल क्या हो गया? ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आंदोलन। अभी तक के लेक्चर में ये सवाल हमने सीखा कि imperialistic character of British Empire is the birth of nation. अभी तक का जो मैंने लेक्चर किया, इस लेक्चर का क्वेश्चन ही वाला। So this movement was a nationalist movement because it united people from different class and sections of the society who sank their mutual differences to unite against the common enemy. Clear? हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था, जो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन हुआ यूनिफॉर्म एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पूरे देश के भीतर, इसने इस बात की फीलिंग स्टार्ट कर दी कि भारत प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर ठीक है। जो डिस्ट्रक्शन हुआ रूरल, जो डिस्ट्रक्शन हुआ रूरल और लोकल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का, जो ग्रामीण और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो इंट्रोडक्शन हुआ मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का ऑल इंडिया स्केल पे, had increasingly made India's economic life a single whole and interlinked the economic fate of people living in different parts of the country. पहले एक भाग का अकाल दूसरे भाग पर असर नहीं करता था, पहले एक भाग का अकाल दूसरे भाग पर असर नहीं करता था, लेकिन इसके परिवर्तन के बाद जो रेलवे का, टेलीग्राफ का, यूनाइटेड पोस्टल सिस्टम का जो एक आरंभ हुआ, इसने देश के विभिन्न भागों को एक साथ जोड़ दिया। इससे क्या हुआ? म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हुआ पीपल में, स्पेशली among the leaders. The very existence of foreign rule that oppressed all the Indian people, irrespective of their social class,
caste, religion, region acted as a unifying factor. तो जो फॉरेन रूल का एग्जिस्टेंस था, mere the existence of foreign rule has has made of has forced has convinced all people to come together. All over the country, people saw, लोगों ने देखा, they were suffering at the hands of the foreign rule. फॉरेन रूल के हाथ में सफर कर रहे हैं, ब्रिटिश वाले सफर कर रहे हैं. तो इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशन was a major factor in the rise of nation. सवाल क्या हो गया कि नेशनलिज्म के राइज करने में ब्रिटिश का योगदान क्या था. जो ब्रिटेन ने कंट्री को यूनिफाई किया, जो उन्होंने एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया, जो उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ को, जो सेल्फ इकोनॉमी को जोड़ा, उसने इंडियन नेशन के इमर्ज करने में मदद किया. दूसरा था वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन. हमने पिछले साल इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन है एज रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थॉट, जो 19वीं शताब्दी में आधुनिक विचारधारा का प्रसार हुआ, उसने इंडियन नेशनल को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक आउटलुक देने का प्रयास किया. उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि स्टार्टेड थिंकिंग also began to study and admire and to emulate the contemporary nationalist movement of the Europeans. तो यूरोपियन का जो कंटेम्परेरी मूवमेंट था उसको समझने लगे. रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल और जो और थिंकर्स थे वह इनको गाइड करने, इनको पॉलिटिकल गाइड करने लगे. साथ मैजिनी, गैरिबाल्डी एंड आयरिश जो लीडर्स थे, इनके पॉलिटिकल हीरोज बन गए, इनके राजनीतिक गुरु बन गए. The educated Indians were the first to feel the humiliation of foreign subjection. जो विदेशी शासन था उसका जो एक विभेदकारी रूप था, जो अपमान था, सबसे पहले किसने उसको महसूस किया? जो हमारा एजुकेटेड इंडियंस था. By becoming modern in thinking, they also acquired ability to study the evil factors of the foreign rule. They were inspired by the dream of a modern, a strong, prosperous, even united India in the course of the time. वो सोचने लगे अगर भारत एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसका फायदा क्या होगा. और जो ब्रिटिश शासन के इविल इफेक्ट के कानून के वह साफ साफ दिख रहे थे. इस बात को समझते हुए उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट के रूप में सोचना शुरू किया. भारत में राष्ट्रवादी विकास आरंभ हुआ. जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने जो वेस्टर्न थॉट दिया, उस वेस्टर्न थॉट ने एक लीडरशिप को जन्म दिया. दे एज्यूम लीडरशिप ऑफ द नेशनल मूवमेंट और एक डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न आउटलुक दिया. प्रेस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया पूरे देश में पैट्रियटिज्म का एंड मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग का, सोशल पॉलिटिकल आइडियाज का, और क्रिएट किया एक और इंडिया कॉन्शियसनेस, एक अखिल भारतीय चेतना का उन्होंने विस्तार किया. अखिल भारतीय चेतना पूरे भारत में घूमने लग गई. तो जो ऑल इंडिया कॉन्शियसनेस था वह इन कारणों से आया चूंकि जो एजुकेटेड लोग थे दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग the evil impact of the British rule in India. Large number of nationalist newspapers made their appearance in the second half of the 19th century. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित होने लगे. अब उसी समय इंडिया की जो पास की डिस्कवरी हुई, nationalist leaders tried to arouse the self-confidence and self-respect of the people by pointing out the cultural heritage of past, cultural heritage of past, cultural heritage of past. जो प्राचीन समय का कल्चरल हेरिटेज था, बहुत से नेशनल लीडर्स ने उसको अराउज करना शुरू किया, लोगों के बारे में बताना शुरू किया. तो जब लोगों को अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता लगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे समाज में लोगों के मध्य आने लगा. क्योंकि भारत का जो अतीत है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है, बहुत ही ज्यादा समृद्ध है.
They have highlighted the political achievement Ashoka, Chandragupta Maurya, Chandragupta Vikramaditya, Akbar. In this task, they helped by the work of Europeans and Indian scholars. यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन स्कॉलर्स दोनों ने इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन दोनों ने, यूरोपियन इंडियन दोनों स्कॉलर्स ने इंडिया के लेटेस्ट, इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, इसके बारे में बताना आरंभ किया। रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो रेशियल एरोगेंस था ब्रिटिश रूल का, इट ब्रांडेड ऑल इंडियंस, इसने सारे इंडियंस को प्रभावित किया। It impacted all Indians irrespective of their caste, religion, province, or any sort of identity. और एक inferiority complex का इंडियंस में आरंभ हो चुका। They were kept out of वो यूरोपियन क्लब से उनको बाहर रखा जाता था, उनको सेम कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं करने जाता था, जहां पे यूरोपियन रहते थे वहां को प्रवेश नहीं किया जाता था। दिस मेड देम कॉन्शियस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, को एक राष्ट्रीय अपमान का बोध होने लगा। अब वो सोचने लगे कि जब तक ब्रिटिश रहेंगे हमारा अपमान होता रहेगा। तो कुछ फैक्टर ऐसे जगह हम देखने की कोशिश करें कि विच आर द फैक्टर्स विच हैव गिवन द बर्थ ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म के विकास में किन किन चीजों ने योगदान दिया। The following factors that led to the rise of nationalism are economic causes, political causes, social religious causes, development of the means of communication, language and press, growth of modern press, art and literature, racial arrogance of the British rulers, immediate factors of the provocation under the Viceroy Lytton, especially the Ilbert Bill. Ilbert Bill का जो controversy था, इसने एक immediate factor की भूमिका का निर्वाह किया। Economic causes, India became a market of British manufacturers. हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री में इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, किस तरह भारत एक मार्केट बना है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर का और एक सोर्स बना है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का। तो हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके ब्रिटेन भेजते थे और ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर आइटम इंडिया आया करता। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था भारत में वो भारतीय नहीं कर पाते थे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनली ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू डू। देयर आर 3 स्टेज ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मर्केंटाइल फेज पहला क्या था? मर्केंटाइल, आप लोग उस लेक्चर को पढ़िएगा, सुनिएगा, मिलेगा। मर्केंटाइल फेज, सेवनटीन 1813 का मर्केंटाइल फेज था। इट वॉज ए फेज, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का वह फेज था जब डायरेक्ट प्लंडर होता था और ट्रेड मोनोपोली हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसको चेंज किया, दिस पैटर्न को, वन ऑफ द फ्री ट्रेडर इंडियन इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट में। दूसरा है 1813 to 1858, उसके बाद जब 1813 to 1858 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसको चेंज कर दिया। तो जो पहला मर्केंटाइल फेज था, इस फेज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चेंज कर दिया, इस पैटर्न को। इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फेज हुआ, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फेज, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फेज। ये कौन सा हो गया? ये हो गया इंडियन कैपिटलिस्ट फेज। दूसरा फेज कौन सा हुआ? इंडियन कैपिटलिस्ट फेज। और उसके बाद तीसरा फेज आता है जो लेटर ऑफ द 19th सेंचुरी में होता है, उसमें इंपीरियलिज्म का एक विस्तार होता है। और जब वो एंट्रेंच करता है एक्सपोर्ट को इंडिया से और फॉरेन कैपिटल लेता है, फॉरेन इंपीरियलिज्म आने लगता है।
जो जिसमें जो मैसिव चेन आता है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट का और ब्रिटिश बैंक्स का, एक्सपोर्ट फर्म, उसमें एक्सपोर्ट फर्म्स आने लगती हैं। उस समय बहुत सी एक्सपोर्ट्स फर्म आने लगती हैं। तो उस समय क्या आता है, थर्ड फेज में आने लगता है एक बहुत बड़ा विस्तार ब्रिटिश कैपिटल्स का। तो जो थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज क्या आता है, 1813 के बाद आता है। पहला आता है 1757 से 1813 तक, दूसरा है 1813 से 1858 तक, और तीसरा फेज आता है आफ्टर 1858, जब ब्रिटिश बड़ी एजेंसीज आती हैं, बड़े बैंक आते हैं। फ्रॉम द हाफ ऑफ द फ्रॉम द लेटर हाफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से फाइनेंशियल जो इंपीरियलिज्म था वह स्टार्ट कर देता है इंडिया के सारे सेक्टर्स में इंपैक्ट बनाना, through some export of capital and massive chain of British control banks. एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म जो हैं और मैनेजिंग एजेंसीज हाउसेज जो हैं वह भारत में प्रवेश करने लगते हैं, which led to monopolize of the core areas of the economy coming under the foreign monopoly. Deindustrialization, excessive taxation, economic deindustrialization, excessive taxation, economic policy, वो रिजल्ट क्या कर रही है, ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन, ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन, ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन। भारत से जो इकोनॉमिक्स है, ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय उसका ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन किस लिए हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वह तीन है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला क्या हो गया, निरुद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा क्या हो, पहला हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा महत्व क्या हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तीसरा टैक्सेशन। इनके द्वारा, इन तीनों चीजों के द्वारा भारत से ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, excessive taxation and economic policy, this resulted in the huge economic drain, this resulted in the huge economic drain on India's wealth, इंडिया के वेल्थ पे ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन आ रहा था। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप इस पैराग्राफ पूरा लिखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, excessive taxation, economic policies resulted in a huge economic drain on India's wealth. The commercialization of agriculture and the policy of land settlement resulted in untold miseries for millions. The periodic famines became a regular feature of Indian people's life. The export of food grain, even during famine years, alienated even the most loyal support of British regime. By the end of the 19th century, India had one of the lowest possible annual per capita income, calculated at rupees 18 for the year 1899. Rupees 18 at year 1899. 1899 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, वह पर कैपिटा इनकम कितनी हुई, 18। तो इसको हम फिर से हिंदी में कर देते हैं कि निरुद्योगीकरण, आवश्यकता से अधिक टैक्सेशन, कराधान, और ब्रिटिश एम्पायर की आर्थिक नीतियों के कारण
भारत से संपदा का विदेश में निर्गमन हो रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमि सेटलमेंट की पॉलिसी, यह इस बात में परिवर्तित हो, इस बात में परिणाम दे रही थी कि बहुत से मिलियंस करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में या करोड़ों लोगों को जीवन जीने में समस्या आ रही थी। यहाँ तक कि जो लोग ब्रिटिश शासन के समर्थक थे वह भी इन कारणों के कारण वह ब्रिटिश के विरोधी होने लग गए और इस तरह का अत्याचार भारत पे किया गया कि 1899 में पर कैपिटा इनकम जो भारत में थी वह मात्र 18 रुपए थी। पॉलिटिकल कॉजेस, इट वॉज द इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉजेस, देयर वॉज ए पॉलिटिकल कॉजेस, political causes. There was a political subjugation of the country. The British Institute as a paramount over the whole of India, and there was a racial evidence palpable during that period of time. और जो इकोनॉमिक मिस्ट्रीज थी, अब देखें जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में आर्थिक राजनीतिक कारण थे, उसके साथ साथ ब्रिटिश सत्ता का अहंकार, यह कारण महत्वपूर्ण थे ब्रिटिश 1857 की क्रांति को लेकर। ब्रिटिश क्राउन केम इनटू द पिक्चर इन 1858। उसका क्या है, 1858 में सत्ता का कंपनी से ब्रिटिश का हिस्सा न होता है और ब्रिटिश क्राउन पिक्चर में आ जाता है। और जो ब्रिटिश क्राउन बनाता है तो 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन क्या है, मोर रिएक्शनरी हो जाता है, यह अधिक प्रक्रियावादी हो जाता है। इन कंपेरिजन टू अर्ली पीरियड यह ज्यादा प्रक्रियावादी होना होता है। इंडियन इंटेलिजेंसिया ग्रेजुअली बट इंक्रीजिंगली बिकेम मोर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, और ब्रिटिश पॉलिसी का क्रिटिकल होने लग गया। पिछले लेक्चर को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म पर यूज कर रहे हैं। हमने बताया था कि प्रेडिसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन कौन थी। तो प्रेडिसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हम 1885 के बाद पढ़ने के लिए हम 1885 के समय के बाद फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मेनी पब्लिक डिस्कशन वर स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर 1836। ऑल एसोसिएशन 1836 के बाद जितने भी एसोसिएशन भारत में बनाए गए, all associations were dominated by the wealthy and respected elements. They work for reform of administration. Associates जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन था उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे थे, रिफॉर्म करना चाहते थे, वह चाहते थे, उसके लिए क्या करते थे, वह लॉ पिटीशन भेजते थे, इंडियन डिमांड को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखने की कोशिश करते थे। तो पीरियड ऑफ 1858, अगर 1858 के बाद के समय को देखें, किसी द पीरियड ऑफ 1858 witness a gradual widening of confidence, educated Indians and British Indian administration. Educated Indians 1858 के बाद का समय एक गढ़ बना रहा, educated Indians and British administration and British India administration। 1858 के बाद 1858 के पश्चात एक गढ़ बन रहा था एजुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के मन। द फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन filled by the feeling of humiliation was experienced by those educated Indians, and the discontent gradually found expression in political activity। जो इनके अंदर एक असंतोष था, वह असंतोष राजनीतिक कार्यक्रमों में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिखाई पड़ने लगा। In 1866
1866 में दादा भाई नौरोजी, 1866, दादा भाई नौरोजी। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ऑर्गेनाइज किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। सवाल आ चुका है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ फॉर्म हुई, किसने फॉर्म किया। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म किया लंदन। क्यों? टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन। क्यों किया? वाई? टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन। टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन। इन्होंने इसको फॉर्म क्यों किया? व्हाट वाज द रीजन टू फॉर्म? टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन एंड टू इन्फ्लुएंस। एंड जो दो याद रखिएगा, एंड टू इन्फ्लुएंस। दो पार्ट है कि भारतीय प्रश्नों पर विमर्श किया जाए एंड इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक में। ब्रिटिश के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए किस बात के लिए? टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर, भारतीय कल्याण को आगे ले जाने के लिए। टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। लेटर ही ऑर्गेनाइज ब्रांचेस ऑफ एसोसिएशन प्रोमिनेंट इंडियन सिटी। अब जो ये जो बनाई गई, इसको बाद में इंडियन सिटीज में, इसको बाद में इंडियन सिटीज में, भारत के बहुत से शहरों में इसको बनाया गया। दे हैव मेड प्रमोटेड वेरियस इंडियन सिटीज। दादा भाई नौरोजी क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड इंडिया। यह इंडिया के, ही वाज द इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। यह भारत के पहले आर्थिक चिंतक थे। He was the first economic thinker. उन्होंने अपनी जो उन्होंने राइटिंग की, उन्होंने दिखाया कि बेसिक कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी है। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। बताया कि जो इंडिया की पॉवर्टी का कारण क्या है? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। इंडिया की पॉवर्टी का कारण ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन है। दे ट्राई टू प्रूव दैट द कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी इज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। कैसे हो रहा है? थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण, ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण इंडिया की पॉवर्टी हो रही है। उन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन को डिसाइड किया। 1886 कलकत्ता, ठीक है। थ्री कांग्रेस है। 1893 लाहौर, 1893 लाहौर, और 1906 तीसरा क्या था उन्हें? 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता क्यों किया? 1906 कलकत्ता में भारत के 2 धड़े कांग्रेस के आपस में संघर्ष कर गए थे, किसको अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि उस समय उग्रवादी और नरमपंथी आपस में संघर्ष कर रहे थे। बाद में 1907 के सूरत में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। उसको अवॉइड करने के लिए 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ। इसमें 4 प्रस्ताव पास हुए थे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन चारों प्रस्ताव पर पूरे साल संघर्ष होता रहा और उग्रपंथी कह रहे थे कि नरमपंथी चारों प्रस्तावों को खत्म कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा था, सुशासन था। तो उन्होंने 1907 में संघर्ष हुआ और कांग्रेस स्प्लिट हो गई। He was the first of the long line of popular nationalist leaders of India whose very name is the heart. जो पहले आदमी थे, ये पहले आदमी थे जो हार्ट में प्रवेश किए, तो इंडियंस के हार्ट में प्रवेश किए। He was the first person. The various association were formed for carrying on the agitation of political forms. अब 3 important presidency association formed 1850s में। 1850s में 3 important presidency association formed। 1850 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता 1851, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता 1851, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1852, बॉम्बे
रेसिडेंसी एसोसिएशन 1852, थर्ड मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये तीन एसोसिएशन फॉर्म हुए 1850 के दशक में। डक्कन एसोसिएशन 1852, चौथा है डक्कन एसोसिएशन 1852, 1852 में डक्कन एसोसिएशन फॉर्म की गई। पूना एसोसिएशन 1867, पूना एसोसिएशन 1867, 1867 में पूना एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना सार्वजनिक सभा 1870। पूना सार्वजनिक सभा किसने फॉर्म की? इसको फॉर्म किया एमजी रानाडे एंड जीवी जोशी ने। दिस सभा not only took a constructive interest in local questions such as the revival of indigenous arts and industries, emulating the condition of peasants, famine relief, settlement of dispute by arbitration. This association submitted a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament. Tilak was also associated with its public hearing. पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट इस पब्लिक हेयरिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जस्ट यू नोट डाउन दिस। आप लिखिए अपनी कॉपी में, इन नोट ऑन द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा was formed in 1870. पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई by M.G. Ranade, by Ranade and Joshi, by M.G. Ranade and G.V. Joshi, M.G. Ranade and G.V. Joshi। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए इस पूना सार्वजनिक सभा का। इस सभा नॉट ओनली टू a constructive interest in local question, not only local question, not only local question. This Sabha not only took interest in local question such as the revival of indigenous arts and industries, emulating the conditions of peasants, famine relief, settlement of disputes by arbitration. It also submitted a petition. इसने एक याचिका भी प्रस्तुत की। It also submitted a petition. कहाँ? To the House of Commons. House of Commons में it also submitted a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in Parliament. तिलक भी इसके साथ थे। अब ये इसके साथ एक साउथ में थी मद्रास महाजन सभा, दूसरे साउथ में थी मद्रास महाजन सभा। एक साउथ में थी मद्रास महाजन सभा। ये कब बनी थी? ये 1885 में बनी थी। इसके पास 56 एफिलिएटेड एसोसिएशन थे। मद्रास महाजन सभा के पास 56 एफिलिएटेड एसोसिएशन थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने फाउंड की थी लंदन में 1866 में। इंडियन लीग फाउंडेड 1875 बाय सुशील कुमार घोष। इंडियन लीग किसने फाउंड किया था? सुशील घोष। इंडियन लीग सुशील घोष। ये कब फाउंड किया था उन्होंने? 1875। सुशील घोष कौन थे? इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का भी इन्होंने आरंभ किया था। ये फाउंडर थे अमृत बाजार पत्रिका। इंडियन लीग वॉज इन 1876। यह इंडियन लीग जो थी
In 1876, this Indian League was 1876 replaced by the another political body called the Indian Association. 1876 में Indian League was replaced by the Indian Association. या इंडियन एसोसिएशन द्वारा रिप्लेस हो गई. The most important of pre-Congress this organization was the Indian Association Calcutta. जो कांग्रेस के पहले की सबसे इंपॉर्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता. कांग्रेस के बनने के पहले जो इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता थी वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. द यंगर नेशनल्स ऑफ बंगाल, जो यंगर नेशनल्स बंगाल के वो ग्रेजुअली डिस्कंटेंट हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, दुखी हो रहे थे विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पार्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. एक ब्रिटिश इंडिया जो मैं पिछले लेक्चर बताया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी थी उससे जो बंगाल के नवयुवक थे वो लगातार नाराज और असंतुष्ट हो रहे. They wanted a sustained political agitation on the issues of wider public interest. They found the leader Surendranath Banerjee, who was a brilliant writer and leader. And Surendranath Banerjee he was unjustly turned out of the Indian civil services, as his superior could not tolerate the presence of an independent-minded Indian in the rank of Indian civil services. Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. Surendranath Banerjee and Mohan Bose, these are the two younger nationalist leaders. इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बनाया जुलाई 1876 में. तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन. तो इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया? व्हाट इंडियन एसोसिएशन डिड, व्हाट इंडियन एसोसिएशन डिड, इंडियन एसोसिएशन ने उन्होंने सेट बिफोर इटसेल्फ द एम ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन. स्ट्रॉन्ग वर्क टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन. वह एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए काम कर रहे. उनका लक्ष्य क्या था? तो क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन कंट्री, देश में एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए. एंड दिस पे ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, राजनीतिक प्रश्नों पे, ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए. And the unification of the Indian people on common political programs. Second, unification of Indian people on common minimum program. Common minimum political program. Common minimum program पे एक बनाया जाए. Justice Rana Day and others organized the Pune Savli Sabha 1870. M.B. Vijayaraghavachari, G. Subramaniam Iyer, Anand Chavlu, and others formed the Madras Mahajan Sabha in 1854. Justice Rana Day and others organized the Pune Savli Sabha in 1870. M.B. Raghavachari, G. Subramaniam Iyer, Anand Chavlu, others formed the Madras Mahajan Sabha in 1884. Firoz Shah Mehta, K.T. Telang, Badruddin Tayyabji, and others formed the Bombay Presidency Association in 1885. In 1885, the formation, in 1885, the formation of
All India political organization had become an object. It has become a necessity in 1985. Due to these activities, it has become a necessity, and the necessity was being recognized by the nationalists all over the country. The Indian Association and already in December 83 organized an All India National Congress. December 83 में इंडियन एसोसिएशन ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। दिसंबर 83 में इंडियन एसोसिएशन ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज करी and given a call for another one in December 85. उन्होंने बोला कि ग्रुप के हम एक और करेंगे दिसंबर 1885 में। given a call for another in December 85. Surendranath Banerjee was involved in All India National Conference. That's why he could not attend the founding session of Indian National Congress 1885. दो सवाल बन गए, कौन सा वह राष्ट्रवादी नेता था जो दिसंबर 85 की पहली कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ, और वो शामिल क्यों नहीं हो पाया? Because he was busy in All India National Conference of Indian Association since 1875. Since 1875, 1875 के बाद से, since 1875, there had been a continuous campaign around cotton import duties. Cotton import duties. Since 1875, there was a continuous campaign around cotton import duties, which Indian wanted to stay. Which Indian wanted to stay. Why Indian wanted to stay? Why Indian wanted to stay? Indian wanted to stay because अगर import duty लगेगी तो British goods महंगा होगा, भारत के goods कम compete कर पाएंगे. Which Indian wanted to stay in the interest of Indian textile industry. A massive campaign had organized in 1877-78. एक massive campaign organized हुआ 1877-78 में around the demand for the indigenization of the government services. The Indian has opposed the Afghan adventure of Lord Lytton. देखिए, एक ये हो गया ना, एक दूसरा हो गया indigenization. तीसरा अफगान कैंपेन, जो लिटन का एक अफगान कैंपेन था, जो अफगान पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. The Indians had opposed the Afghan adventure of Lord Lytton and then compelled the British government to contribute towards the cost of Second Afghan War. The Indian press had waged a major campaign against the effort of the government to control it through Vernacular Press Act. चौथा, Vernacular Press Act. जो सरकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से इंडियंस को कंट्रोल कर रही थी, उसके खिलाफ असंतोष हो रहा था. आर्म्स एक्ट पांचवा, जो इंडियंस को डिसआर्म करने के लिए आर्म्स एक्ट आया, जिसमें ब्रिटिश ने अपने लोगों को आर्म सप्लाई की छूट दे दी. In 1881-82, they had organized groups against the Plantation Labor and Inland Immigration Act. छठवां, Plantation Labor and Immigration Act. Plantation Labor and Immigration Act in 1881-82. In 1982, there are protests against the Plantation Labor and Inland Immigration Act, which condemned the plantation labor to serfdom. क्या है? यह plantation labor को serfdom को ले जा रहा था, उनके बंधुआ मजदूर हो रहे थे. In major agitation was organized in 1883.
छठा 7वां इल्बर्ट बिल। A major education was organized in favor of Ilbert Bill. In favor of Ilbert Bill. Why? This bill was giving the power of Indians to hear the criminal matters of the Europeans. This bill was successfully adopted by the Europeans. The Indian had been quick to draw the political nation. उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो गई. Their effort had failed. जो इंडियंस ने इल्बर्ट बिल के खिलाफ विरोध किया, उनके effort failed. Why? Because they had not been coordinated in all India basis. यह उनका इल्बर्ट बिल के खिलाफ जो उनका संघर्ष फेल हो गया, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल पर अपने आप को यूनाइट नहीं कर सके. On the other hand, the European had acted in a counter manner. इनके खिलाफ इंडियंस अपने को यूनाइट नहीं कर पाए. नो. और यूरोपियंस यस, यूरोपियंस अपने को यूनाइट कर ले गए. और इंडिया रिपोर्ट वाज मेड टू रेज. उसके बाद एक और इंडिया पढ़ाया टू रेज द नेशनल फंड which would be used to promote political education in India as well as England. In 1885, Indian fought for right to join the volunteer corps. 1885. देखिए आपको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. राइट जाओ. जो समझ ना हुआ है उसको आप चैट में लिख दो. In 1885, Indians fought for the right to join the volunteer corps. Volunteer corps. In 1885, India fought for the right to join the volunteer corps restricted to Europeans, and then organized an appeal to British voters to vote for those. आप उनके लिए वोट करो. To vote for those candidates who were friendly towards India. Who were friendly towards India. Who were friendly towards India. जो भारत के प्रति मित्रवत है. Several Indians were sent to Britain to put the Indian case before British voters. और इसके लिए क्या किए गए? बहुत से इंडियंस भेजे गए कि अपने केस को वह ब्रिटिश वोटर्स के सम्मुख रखते हैं. To put their case before the British voters through public speeches and other means. Therefore, the foundation of the Congress was the natural culmination of political work of the previous years. Now the question. What is the question? What is the question? The foundation of the Congress. कांग्रेस की स्थापना was the natural culmination. Was the natural culmination. Was the natural culmination of the political work of the political work of the political work of the previous years. कांग्रेस की स्थापना एक नेचुरल कन्वेंशन था. पहले के समय के जो चले आ रहे कार्य थे उनको कंप्लीट करने.
The first major objective of the foundation of Indian Congress, so the first major objective of the founders of the Indian national movement was to promote and accelerate the process of becoming a nation, having united all the persons together on a common cause. The nation was in making, and the Indian National Congress wanted to accelerate the process. A.O. Hume, the retired English civil servant, got in touch with the prominent Indian leaders and organized with their cooperation the first session of Indian National Congress at Bombay in December 1885. It was presided over by the W.C. Banerjee, and it was attended by the 78 delegates. It was happened at the Gokul Das Tejpal Dharmshala in Mumbai. The aim of Indian National Congress was declared to be the promotion of friendly relations between nationalist political workers from different parts of the country, development and consolidation of the feeling of the national unity, irrespective of caste, religion, province, and they formulated popular demands and presented before the government. Most important of all, the training and organizing of public opinion in the country was one of the very important aspects of the formation of the Indian National Congress. The Congress itself was to serve from the beginning not as a party, but as a movement. In 1886, 1885, 1886. In 1886, the delegates to Congress number 436. अब देखिए ग्रोथ कितना फास्ट हुआ है, पहले में कितना था 72, पहले में कितना था 72, 1886 में 436. They were elected from by different local organization groups. Hereafter, the National Congress met every year December in different part of the country each year. The number of delegates soon is paid to thousands. Its delegates consistently made its delegates consistent mostly of lawyers, journalists, traders, industries, teachers, and landlords. In 1890, Kadambini Ganguly, the first woman leader of Calcutta University, had the Congress session. It was your lecture for the formation of the Congress. Now we'll take further the other question. If you see this lecture has a number of questions for prelims, means कि मैंने ऐसे सवाल हैंडल किए हैं जो आसानी से किताबों में नहीं मिलते. Now we'll take the next lecture, role of press in early nationalism. We are taking just a question and trying to answer it. The next question I will take, role of press in early nationalism. Thank you. Take care. Bye.